दी थी V इज इक्वल टू XL। अब आप हेड डालिए एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर, 4-5 एप्लीकेशन हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस डिटर्मिनेशन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, ऐसे लिखना, ऑफ प्राइमरी सेल। एक प्राइमरी सेल लिया गया है और उस प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। बच्चों ध्यान से सुनो, सबसे पहले बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में काफी चीज तो आप समझ चुके हो। एक लकड़ी का पट्टा होगा, वुडन टेबल टाइप में होगा, इस पर 10 मीटर लॉन्ग वायर लगा होगा, 10 लपेटे लेकर के, वही अलॉय होगा मैग्नीन यूरेका कॉन्स्टेंटन का, स्केल लगा होगा नीचे, बैटरी की एंड रियोस्टेट, ये तो डिजाइन हो गया प्राइमरी सर्किट। ये तो हमने क्या डिजाइन कर दिया बच्चों, प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट उम्मीद है आप सबको समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, बिल्कुल जो पोटेंशियल मीटर में पढ़ाया है बिल्कुल ऐसा कैसा है। सेकेंडरी बनाने के लिए मैंने क्या कहा, आज क्या कहूंगा, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कल मैंने क्या कहा था, जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है, और आज मैं क्या कहूंगा कि जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहां ए से और नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी से। तो सर ये तो कल वाला डायग्राम है, इसमें तो 1% भी चेंज नहीं है। कल केवल मैंने इतना कहा था कि मुझे जिस सेल का ईएमएफ निकालना है उस सेल की बात करते हैं, और आज मैं बात कर रहा हूं कि मुझे जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उस सेल की मैं बात करता हूं। दोबारा देखिएगा बच्चों, दोबारा देखिएगा पूरी कहानी, आप समझें, क्योंकि समझ में आ गया तो फिर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे डायग्राम सब कुछ हमारी बुक में हमें मिल जाएगा। दोबारा समझिए, हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की। पहला तो थोड़ा शॉर्ट में लिखते चलूंगा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वाई, कैसे लिख दो, पोटेंशियल मीटर। ये तो आप हेडिंग लगाओ, है ना। थोड़ी सी जानकारी अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की दूं, दो हिस्से कर लें, एक में डायग्राम बनाएंगे और एक में हम पूरी कहानी समझेंगे। बच्चों अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आपको कुछ याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, V इज इक्वल टू E माइनस IR, चैप्टर नंबर 5 आपको याद होगा। सेल के लिए हम सेल इक्वेशन लगाते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो मुझे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब स्मॉल r फाइंड आउट करना है, IR को इधर लेके आओ आप, इज इक्वल टू E माइनस V, और आपको तो स्मॉल r निकालना है, तो E माइनस V अपॉन I। और बात करूं अगर मैं करंट की बच्चों, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। क्या आपको याद है कि भूल गए आप, इतना ये बताइए पहले तो आप। इक्वेशन नंबर 1 आप सबको समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये देखिए।
इसी हेडिंग का हिस्सा है, पर थोड़ा नए तरीके से पढ़ा रहा हूं। आपने जब भी हम सेल की बात करते हैं हमें याद आती है सेल इक्वेशन की। सेल इक्वेशंस क्या होती है? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो मैंने यहां से स्मॉल r निकाल लिया इक्वेशन नंबर 1 में। अब बच्चों अगर थोड़ा दिमाग लगाओ आप, तो आपको स्मॉल r मेजर करने के लिए 3 वैल्यू चाहिए सर, E की, V की और R की। E, V और R, E, V और R। E EMF, V क्या है बच्चों? V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज, कुछ भी कह दीजिए। और कैपिटल R क्या होगा? रेजिस्टेंस। अब डायग्राम की ओर आता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, E और B में डिफरेंस बताया ना आपको कि सेल ऑन ऑफ वाली कहानी है। सेल ऑन हुआ तो V मेजर करेंगे और ऑफ हुआ तो कैपिटल E मेजर करेंगे। EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल मैंने आपको बता रखा है। अब डायग्राम की ओर आता हूं, देखना बच्चों। प्राइमरी सर्किट में तो कोई बदलाव है ही नहीं है और कभी करूंगा भी नहीं। ठीक है, ए वी, इस बैटरी को नाम दिया है मैंने ईपी प्राइमरी की वजह से, की को नाम दिया है के, एंड दिस इज रियोस्टेट आरएच। नीचे की स्केल लगा हुआ है। अब सोचिए कैसे भी लगा दो, बहुत तरीके होते हैं, डायरेक्ट जोड़ दो बनी से। इस सेल का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस सेल को मैंने गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से कनेक्ट कर दिया। यहां तक खेल समझ में आया सबको? बच्चों, ई मेजर करना मेरे लिए यहां से कोई बड़ी बात नहीं है। ईएमएफ मेजर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इसको ऑन करूंगा, जॉकी को वायर पर स्लाइड करूंगा, कोई ना कोई लेंथ आ जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ गया। पर थोड़ा दिमाग लगाओ ना, तो आपको केवल ई से काम चलने वाला है नहीं, आपको तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आपको 2 वैल्यू पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बच्चों? एक तो ई और दूसरी वी। एक तो ईएमएफ है और एक पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो सर ये तो ऑन ऑफ करना पड़ेगा सेल को। तो बच्चों सेल को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तभी तो ईयर भी मेजर करेंगे। इसलिए एक है, अब यहां बदलाव आप याद रखेंगे, इसके पैरेलल में, सेल के पैरेलल में ऑन ऑफ करना है तो की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? बताओ, आप बताओ। ऑन ऑफ की से तो करोगे, ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चों जब ऐसे वायर जोड़ा जाता है ना, तो एक साथ में रेजिस्टेंस बॉक्स भी जोड़ा जाएगा। उसका रीजन क्या है आप सोचना। ऑफ में तो कोई टेंशन नहीं है, अगर रेजिस्टेंस बॉक्स ना हो और आप की ऑन कर दो तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और हमारा सर्किट खराब हो जाएगा। इसके बचाव के लिए यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स। नया क्या है? कल वाला डायग्राम आपको इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि याद होगा। भाई कल वाली कहानी याद नहीं है तो आगे बढ़ना बेकार है, इसलिए मैंने कल कहा था कि बहुत ढंग से याद कर लेना पूरा वीडियो। और देखो, हाँ, आप बहुत से बच्चे बोलते बताए कि भाई टॉपिक छोड़ देते हैं। सर टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं, बेफिक्र रहो। जिस दिन खत्म होगा उस दिन एक भी टॉपिक नहीं बचेगा, मेरी गारंटी है। जितना पढ़ा रहा हूं उतना आप ध्यान से देखते रहो बस खाली। तो मुझे इसको बार बार ऑन ऑफ करना होगा, और इसको ऑन ऑफ करने के लिए याद रखिएगा रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की अटैच कर दी जाती है। तो इसको K1 नाम दे दो, इसको K2 नाम दे दो। वर्किंग समझ में आई कि नहीं आई? प्राइमरी सर्किट तो जैसा है वैसा है ही है। सेकेंडरी सर्किट में केवल इतना बोलना है कि फॉर सेकेंडरी सर्किट जिस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल ए से नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी से हो जाएगा, और सेल के पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की जोड़ दी जाएगी। उम्मीद है यहां तक क्लियर है। अब यहां आते हैं बच्चों, ध्यान सुनना वर्किंग पर इसकी। पर सबसे पहले K1 ऑन करेंगे, तो K1 ऑन करते ही प्लस से करंट निकलेगा। ये वाली कहानी बन जाएगी K1 ऑन करते ही। ठीक है, अब K2 को ऑफ रखेंगे। पहले आपने सबसे पहले वर्किंग की बात करें तो K1 ऑन, चलो लिखा दूंगा लैंग्वेज। K1 ऑन कर दी, एज शोन इन फिगर, करंट फ्लो हो जाएगा। अब K2 को ऑफ रखा है। अब बच्चों अगर K2 को ऑफ रखा है तो जो भी आप पोटेंशियल मेजर करोगे वो E मेजर होगा, और ऑन होती तो V मेजर होता। तो आपने K1 ऑन करके करंट फ्लो कर दिया, जॉकी को वायर पर स्लाइड किया, बैलेंसिंग लेंथ मान लो L1 है। कितनी है? L1। तो जो मेजर हुआ ना वो E मेजर हुआ।
दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दूसरी बार क्या करूंगा, आरबी से कोई रेजिस्टेंस बाहर निकाल लूंगा, वो मुझे पता रहेगा, और इस K2 को भी ऑन कर देंगे। वापस से बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। बैलेंसिंग लेंथ दो बार निकाली जाती है, K2 को ऑफ रखकर और K2 को ऑन रखकर। ऑफ रख के मान लो L1 आई तो वो तो आपके E में काम आ गई, ऑन रख के मान लो L2 आई तो ये आपके B में काम आएगी। V इज इक्वल टू XL2, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड और थर्ड से एक में वैल्यू पुट कर दो। पुट करना वैल्यू कितनी आती देख, स्मॉल r इज इक्वल टू E की जगह XL1, V की जगह XL2 और नीचे V की जगह XL2 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R। X कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा बच्चों और बचेगा आपका L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। दिस इज योर फाइनल आंसर। तीनों वैल्यू पता हो गया आपको। देखो L1 तो आप K2 को ऑफ रख के जो निकालोगे वो तो L1 हो जाएगी, K2 को ऑन रख के जो निकालेंगे वो L2 हो जाएगी, और कैपिटल R थोड़ा दिख नहीं रहा आपको शायद, है ना, कैपिटल R आपने जो RV से निकाला गया है वो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये हेडिंग समझ में आ गई होगी। एक बार रफ्तार में आप इसको नोट करेंगे ना, तो आप हेडिंग डाल लो, स्क्रीन पॉज करके डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो। प्राइमरी सर्किट तक तो आप खुद लिखोगे। हेडिंग डाले पहले आप कंस्ट्रक्शन ऐसा करो, चलो मैं बोलता हूं वो काम करो आप। कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालिए, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में 3-4 लाइन छोड़ दो। किस चीज के लिए, कि जो आपने प्राइमरी सर्किट बनाया है इसकी लैंग्वेज तो आपको खुद को ही लिखनी है भैया। जो प्राइमरी सर्किट बनाया है इसकी लैंग्वेज तो आपको खुद को लिखनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए 4-5 लाइन छोड़ दो और लिखो इसमें फॉर सेकेंडरी सर्किट, फॉर सेकेंडरी सर्किट, फॉर सेकेंडरी सर्किट ए सेल ऑफ अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस। जल्दी नोट करें, फॉर सेकेंडरी सर्किट ए सेल ऑफ अननोन रेजिस्टेंस या अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एट एंड ए, इज कनेक्टेड एट एंड ए and negative terminal of cell is connected to jockey through a galvanometer, and negative terminal of cell connected to jockey through galvanometer। भाई सेकेंडरी सर्किट डिजाइन करने के लिए एक अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको तुमने ए पे कनेक्ट कर दिया, एंड नेगेटिव कनेक्टेड टू जॉकी थ्रो गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? आगे लिखो, रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी एंड की K2 कनेक्ट पैरेलल टू सेल। रेजिस्टेंस बॉक्स आरवी एंड K2 कनेक्ट पैरेलल टू सेल, पैरेलल टू सेल। क्लियर है? अब आ जाओ वर्किंग पर, और इक्वेशन नंबर 1 तक तो आप लिखी दो वहां से बोर्ड से, स्क्रीन पॉज करके लिख लो इक्वेशन नंबर 1 तक। तो उसके बाद लिखो बच्चों, वर्किंग में लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सर्किट इज कंप्लीटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सर्किट इज कंप्लीटेड एंड K2 केप्ट ओपन इन सेकेंडरी सर्किट। K2 को ओपन रखना है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सर्किट कंप्लीटेड मतलब K1 तो हमने ऑन कर दी, एंड K2 केप्ट ओपन इन सेकेंडरी सर्किट। ठीक है?
Why sliding the jockey on the wire? Why sliding the jockey on the wire? Why sliding the jockey on the wire? Balancing length is obtained for EMF. Why sliding the jockey on the wire? Why sliding jockey on the wire? Balancing length obtained for EMF. Let it is at length L1. Let it is at length L1. मान लो लेंथ आपको L1 मिली, तो अब इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दो, E इज इक्वल टू XL1 सेकंड तक आ गए ना। अब आप देखो ए रेजिस्टेंस कैपिटल R is taken out from the resistance box and K2 is closed. Let a resistance of capital R taken out from the resistance box and K2 kept close. Now again obtain balancing length. Now again obtain balancing length. Let it is L2. Let it is L2. इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लो, पूरा बोर्ड से लिख दो भाई, कंप्लीट आप कह देंगे ना। रेफरेंस बुक में एक बार और देख लेना, बाकी फिर इसका अगला एप्लीकेशन अपन कल देखेंगे, ठीक है ना।